ये आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ वो बच्चे जिनका सीटेट लगा हुआ है उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अब हम लोग संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं और इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर बताइएगा आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, तो संख्या पद्धति में अगर हम लोग आपसे बात करें कि बेटा बताइए संख्या और अंक में क्या डिफरेंस है, यानी क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें संख्या की और दूसरे नंबर पर बात करें अंक की, तो आप बताइए मुझे अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है, बताइए। तो आप ये कहेंगे कि अंक मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर सिस्टम के वे सिंबल जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है वो अंक कहलाते हैं। अर्थात किसी भी, जैसे हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि लेटर्स होते हैं, वैसा ही संख्या पद्धति में भी हम नंबर्स को काउंट करने के लिए जिन सिंबल का यूज करते हैं वो अंक होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारे पास अंक कितने हैं, तो संख्या पद्धति में अंक हैं आपके टोटल 10। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल अंक हैं। ठीक है, यानी संख्या पद्धति में अगर मैं अंकों की बात करूं तो ये टोटल अंकों की संख्या जो है, अंकों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, तो आपने कहा ये टोटल है 10। ठीक है, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, टोटल कितने अंक हो गए? 10। ये बात समझ गए। अब आते हैं संख्या। संख्या क्या है, तो आप कहोगे कि अंकों की मदद से, किसके? अंकों की मदद से, किसकी मदद से? अंकों की मदद से जो लिखा जाता है वे संख्याएं होती हैं। वे क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। तो अब आपके मन में ये आ रहा है, इसका मतलब क्या संख्याएं एक अंक की हो सकती हैं? तो बिल्कुल, संख्याओं में हम देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बिल्कुल संख्या एक अंक की भी हो सकती हैं और एक से अधिक अंक की भी हो सकती हैं। एक अंक की संख्या और दूसरे में हम लोग लिखना चाहेंगे एक अंक से अधिक संख्या, अधिक अंक की संख्या। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं ना? एक अंक से अधिक संख्या, ठीक है, एक अंक से अधिक अंक की संख्या, यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए? की संख्या। कोई दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, यानी हम ये आपको समझा रहे हैं कि भैया संख्या पद्धति में संख्या और अंक में क्या डिफरेंस है। तो आप कहोगे कि भैया अंक जो होते हैं वो नंबर को रिप्रेजेंट करने के सिंबल होते हैं। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम में हमारी संख्या पद्धति में टोटल अंकों की संख्या 10 है और अंकों की मदद से जो लिखा जाता है वही संख्याएं होती हैं। संख्या 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक अंक की संख्या और एक से अधिक अंक की संख्या। जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं 10, देखो ये 2 अंक की संख्या हो गई। अगर मैं बोल दूं 124, 3 अंक की संख्या हो गई। ये आ गई 5314, 4 अंक की संख्या हो गई। और यहाँ पर ये नंबर आपके आ गए 1 अंक की संख्या। बताइए यहाँ तक कोई, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ें। ठीक, आप 1 अंक की संख्या जान गए। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर नंबर सिस्टम में अगली बात क्या आती है कि भैया अब जो अंक तो मिल गए हैं, 3 अंक की बेस पर हमारे संख्या पद्धति में 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? तो आप कहेंगे बता लेते हैं। तो पहले प्रकार की जो संख्या मिलेगी वो आपकी होगी प्राकृतिक संख्या। कौन सी? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और दूसरे प्रकार की जो संख्या होगी उसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। कौन सी? संपूर्ण संख्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, वो ये हो जाती हैं। और नेचुरल नंबर ये होते हैं। ठीक है, कौन सा? ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और ये हमारे कौन से हैं? होल नंबर। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताइए भला नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे
ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत, देखो हम नेचुरल नंबर की बात करने जा रहे हैं, ऐसी शुरुआत जिनकी शुरुआत 1, 2, 3 एंड सो ऑन होती चली जाती है, वे सब की सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर? यानी क्या है कि ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत 1, 2, 3 क्रमिक रूप से लिख देते हैं, वे सब की सब प्राकृतिक संख्या होती है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे पूर्ण संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या क्या है, तो आप कहोगे भाई 0 ले लो, बाकी सारी प्राकृतिक संख्याओं को लिख दो, तो ये हमारी संपूर्ण संख्या आ जाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। तो 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, यानी प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? 1। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप नहीं कहोगे कि मुझे नहीं मालूम, जितना भी हम नंबर लिखेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरी प्राकृतिक संख्या निकल आ जाएगी। हाँ, हम इतना बता सकते हैं कि भैया एक अंक की सबसे बड़ी, ठीक है, 2 अंक की सबसे बड़ी, इस तरह के नंबर तो लिख सकते हैं, अंक की सबसे बड़ी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो नहीं बताएंगे भैया 1 अंक की 9, 2 अंक की डबल टाइम। इसका मतलब क्या है कि आपसे जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछें उतने बार 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया सबसे छोटी किसकी? 1 अंक की, तो 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 1। अगर कह दिया भैया 2 अंक की, कौन सी? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे भैया सबसे छोटी अंक 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अंक की जो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या यही होगी। तो अगर आपको इस तरह से नंबर बताएंगे तो आप तुरंत बता दीजिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप चुपचाप हो जाइए कि भैया हमको तो नहीं मालूम प्राकृतिक संख्या। तो भैया जब नहीं मालूम होता है तो उसके लिए इनफाइनाइट का यूज कर देते हैं। ठीक है, कि यानी अनंत होती है, क्योंकि हम कितना भी कोई भी नंबर, जैसे आपने सोच लिया कि चलो हमने मान लिया ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, तो हम आएंगे 1 जोड़ देंगे, अगला नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 1 जोड़ने पर नई प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। ठीक है, वैसा ही सब संपूर्ण संख्या में है। अब हम लोग इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के रूप क्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या में कितने प्रकार की प्राकृतिक संख्या निकाल सकते हैं, तो चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और इससे देखना कितने अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जो आए हुए हैं, अभी आपको पेपर में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पूछे गए हैं प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन, और वहां पर फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की क्लासिफिकेशन की बात करें कि भैया प्राकृतिक संख्याओं में किस किस प्रकार की संख्या मिलती हैं, तो आपको जब भी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले मिलेगा विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं। अंग्रेजी वाले भैया लोग क्या बोलेंगे, ये ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। अब दूसरे प्रकार की होती है सम संख्याएं। कौन सी? सम संख्याएं। ठीक है, मतलब इवन नंबर। तीसरे क्रम में हम लोग आते हैं कि भैया अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्याएं। क्लियर? यानी इनको बोलेंगे भैया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से खूब क्वेश्चन पूछे गए, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर। फिर आते हैं द्विक अभाज्य संख्या। कौन सी भैया? सॉरी, पहले आ जाते हैं भाज्य संख्या। कौन सा है? भाज्य संख्या। क्लियर? तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कैसा? कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना। और देखो एक टाइप की और बनती हैं, वो होती हैं द्विक अभाज्य संख्या। कौन सी? द्विक अभाज्य संख्या। ठीक है, द्विक अभाज्य संख्या। तो आप बताइए द्विक अभाज्य संख्या का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? ट्विन प्राइम नंबर। अब यहाँ बोर्ड खत्म हो रहा है, अभी 2 प्रकार की और संख्या हैं जिनको हम देखेंगे। जैसे अभी क्या है, सह अभाज्य हैं और पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पहले इनकी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम दोनों की बात कर लेंगे।
तो आपको पता है भैया विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार किया है कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग करने पर भाग पूरा पूरा ना जाए, अर्थात हर बार शेष 1 बचेगा, वे सब की सब हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट एंड सो ऑन, आप कितना भी नंबर लिख सकते हैं। यानी जिनको 2 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचता है, वे हमारी विषम संख्या होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं सम संख्याएं। तो भैया इनको अगर हम 2 से भाग दें, इनको 2 से भाग दें तो भाग पूरा पूरा चला जाता है, शेष बचबे नहीं करता। ठीक है, यानी शेष कुछ ना बचे तो वे हमारी सम संख्याएं हो जाती हैं। क्लियर। अभाज्य संख्याओं के लिए सबसे मेन इसकी परिभाषा है, क्योंकि जब तक इसकी परिभाषा नहीं बताएंगे आपका हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। इसमें कहेंगे भैया ऐसी संख्या, तो कैसी संख्या कहो भैया, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ, ये बात हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्या हो, 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। दूसरी बात, और दोनों गुणनखंड, और दोनों गुणनखंड अलग अलग हों, अलग अलग हों, अभाज्य कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा। क्लियर। यानी क्या है, अभाज्य संख्या की परिभाषा ही सबसे मेन है, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप अभाज्य संख्या में कंफ्यूजन बना के रखेंगे। तो यानी अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड आते हैं और वे दोनों गुणनखंड अलग अलग होते हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप मुझे बताइए भैया अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहोगे भैया एक चीज और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखने वाली बात है कि 1 का मात्र एक ही गुणनखंड होता है। ठीक है, 2 के 1 गुणे 2 बनेगा, 3 का 1 गुणे 3 बनेगा, 4 का 1 गुणे 2 बनेगा। चलो इतने ही नंबर से देख लेते हैं, चलो 5 भी बना देते हैं। 1 गुणे 5 और 6 की बात करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे बताइए इनमें कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप क्या कहोगे, भैया देखो परिभाषा क्या लिखी थी, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो और वो दोनों अलग अलग आए तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो बताओ क्या 1 के 2 गुणनखंड हैं, तो आपने कहा नहीं, इसका मतलब ये अभाज्य होगा, बिल्कुल नहीं। अब 2 पर आते हैं। देखो 2 के सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं और ये दोनों गुणनखंड अलग अलग हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। 3 के लिए देखो 1 और 2, यानी क्या है 1 और 3 है, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हैं और ये दोनों गुणनखंड आपस में अलग अलग हैं। देखो एक 3 है, एक 1 है, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 में देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, 1 2 3 गुणनखंड हो गया, इसलिए ये अभाज्य तो है ही नहीं, ये तो भाज्य हो गई। ठीक है, 5 पर आ जाते हैं। 1 गुणे 5, ये भी हमारी अभाज्य है, ये हमारा क्या है, भाज्य। यानी 6 नहीं है, 4 नहीं है, 1 नहीं है। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, गलती से भी एक मत बोलना, नहीं बोलना। पहली अभाज्य संख्या 2 है और दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, पांचवी अभाज्य संख्या तीसरी अभाज्य संख्या 5 है। तो ये कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक काम कर लीजिएगा कि 10 से 20 तक कितनी है, 20 से 30 तक कितनी है, 1 से 10 तक कितनी, इनके नंबर जोड़ कर लेना, क्योंकि क्या है सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताना है किन 2 यानी डिजिट के बीच में सबसे ज्यादा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दे देंगे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो आपको हर एक नंबर के बीच में अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको लिखकर दिखा देते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसमें कितनी हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं, देखो अभाज्य संख्याएं मैं लिखने जा रहा हूं, इससे आपको हमेशा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 1 से
10 तक मैं अभाज्य संख्या लिख देता हूं, 2 3 5 7। क्लियर? ठीक है। फिर 10 से 20 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो आपने कहा 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है। फिर 20 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो आपने कहा भैया 23 है। ठीक है। और फिर उसके बाद 29 है, और कोई अभाज्य संख्या आपको नहीं मिलेगी। फिर हम 30 से 40 तक अगर अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो आ जाएगा कितना? 31, 37, बस 2 ही नंबर मिलेंगे। अब 40 से 50 तक की बात करें तो ये हो जाएगा 41, 43, 47। ठीक है। कितना? 47, बाकी नहीं रहेंगे। 50 से अगर मैं 60 तक लिखूं तो ये आपका नंबर मिलेगा 53 और 59, बस 2 ही नंबर रहेंगे। ठीक है। अगर 60 से मैं 70 तक आऊं, कहाँ तक? 70 तक, तो बताइए क्या क्या मिलेगा? तो आप कहोगे भैया 61। देखो क्या किसी से करता है 61? बिल्कुल नहीं, है ना। 61 किसी से नहीं करता। उसके बाद आपको 67 देखने को मिलेगा। क्या किसी से करता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या 68 हो सकता है? 2 से कट जाता है। 69 3 से कट जाता है। 62 2 से कट जाता है। 63 3 से कट जाता है। 7 से कट जाता है। तो इस तरह चेक कर लेंगे, इसमें 2 हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर आगे और देखूं तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं कहूँ कि 70 से 80 तक, कहाँ से? 70 से 80 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो आप कहोगे पहले देखें 71। तो क्या 71 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। 73 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। 79 अभाज्य संख्या? बिल्कुल है। और क्या 78? 2 से कट जाएगा। ठीक है। बाकी सारे नंबर कर देंगे, ये 3 रहेंगे। अब 80 से 90 तक में देखें तो मैं ये क्यों लिखा रहा हूं? यहाँ पर आपको लग रहा होगा बिना मतलब को परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप नंबरिंग कर लीजिएगा। देखो किसमें कितने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं। ठीक है। अब 80 से 90 तक आए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 81 कट जाता है, 82 कट जाता है, 83 देखिए 83, क्या ये एक अभाज्य संख्या है? तो आपने कहा चलो चेक कर लेते हैं, क्या ये 3 से कटेगा? तो आपने कहा नहीं, 8 3 11 होता है, ये नहीं कटेगा। क्या 87 कट जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल 87। ध्यान रखना, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है 29, एक मिनट, 87 जो है ये 3 से कटता है, तो 89 ये अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों के बीच में 2 ही नंबर आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो 87 जो है ना, इसको अगर हम 3 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 7 आ गया ना, 9 त्रिक 27, ये आपका बन जाएगा। इसलिए सिर्फ 80 से 90 के बीच में 83 89 हो जाएगा। और अब 90 से 100 के 20 तक, कहाँ तक? 100 तक, है ना। कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपने कहा 91। क्या 91 किसी टेबल में आता है? तो आपने कहा बिल्कुल आता है, 13 की टेबल में आ जाता है। 92 93 93 तो 3 से कट जाएगा, 94 4 से कट जाएगा, 95 5 से कट जाएगा, 96 6 से कट जाएगा, 97 किसी से नहीं कटेगा, बाकी सारे नंबर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे अभाज्य। तो ये याद रखिए, 1 से 10 तक में कौन कौन है? 2 3 5 7। 10 से 20 तक में कितने? 11 13 17 19। 20 से 30 तक में 23 29 है। 30 से 40 तक अगर इन सबको गिनेंगे तो देखना ये 25 आने चाहिए। 4 4 4 8 8 2 10 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यानी जो हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य हैं? अभाज्य संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, तो आप कितना बोलोगे? 25। ठीक है। अगर आपसे कोई कहते भैया 1 से 50 तक कितने हैं? 1 से 50 तक कितने हैं? तो आप कहोगे ओनली 15। गिन के देख लीजिए, आपके सामने है। ठीक है। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपने कहा ओनली 10। देखो मेरा इसको इतना ओपन करके बताने का एक ही रीजन है, क्योंकि अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनके बीच में लिखे गए सभी सम संख्याओं अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। जैसे मान लो सवाल हमने कहा कि 50 से 60 तक की
जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत बताओ। तो आपको 53, 59 तुरंत पता होना चाहिए, दोनों को निकालेंगे, जोड़ के आधा कर देंगे, औसत आ जाएगा। फिर पूछ लिया गया 20 से 70 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो आपको जैसी अभाज्य संख्या दिखी तुरंत आपने बता दिया। ठीक है, तो ये आपका बहुत आसान करता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आपने कहा सबसे ज्यादा 1 से 10 तक है, फिर 10 से 20 तक है, उसके बाद फिर 40 से 50 तक है 3, उसके बाद इधर देखो तो 70 से 80 तक है। सीटेड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यहां पर अभाज्य हो गया, अभाज्यों से और क्या बन सकता है, तो आपने कहा भाई अभाज्य में एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ नहीं, पूछा यह जाता है कि क्या ऐसी कोई अभाज्य संख्या है जो सम भी हो, तो कहोगे भैया एकमात्र, कौन सी, एकमात्र सम अभाज्य, कैसी, सम अभाज्य जो संख्या है वो है 2, कौन सी है, 2। अगर आपसे पूछें कि कुल कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम भी हैं, तो उसका मान 1 होगा। हमने क्या बोला कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम भी हैं, जो सम भी हैं, तो आप क्या बोलोगे, ओनली 1। उसका मान कितना है, 2, ये मान है, और इसके काउंटिंग कितना है, 1, यानी केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, तो 1 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2। आप क्लियर समझ गए। चलिए अब अभाज्य संख्याओं में हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको लिखा था भाज्य संख्या, कौन सी, भाज्य संख्या। ठीक है, तो यानी क्या है, अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग जिस की बात करने जा रहे हैं वो है भाज्य संख्या। कौन सा, भाज्य संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कौन सा, कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब इसके लिए क्या कहेंगे कि भैया जिसके सिर्फ 2 से ज्यादा हो जाए गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, वो हमारा भाज्य गुणनखंड होता है या भाज्य संख्या होती है। ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, भाज्य होंगे। जैसे एग्जांपल में बोलूं, 4 देखो, 1 × 2 × 2, 6 कम, 1 × 2 × 3। अगर मैं 8 की बात करूं तो 1 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अगर मैं 9 की बात करूं तो 1 × 2 3 × 3। देखो इन सभी जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इन सभी देखो अभाज्य में मैंने क्या बोला कि सिर्फ 2 गुणनखंड रहेंगे, तो भाज्य में क्या है, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो भाज्य होगा। जैसे देखो 4 है तो 1 2 3, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। इसमें देखो 1 2 3, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो ये सब के सब भाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर। यानी ये भाज्य संख्याओं में भी कभी कंफ्यूज मत होना। तो आपके मन में आ रहा होगा तो भैया 1 जो है वो ना तो भाज्य आया ना ही अभाज्य में, तो आखिर है क्या। तो ये हमेशा याद रखना, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है, फिर है क्या, तो आप बस इतना कह दो भैया 1 जो है प्रथम प्राकृतिक संख्या है, प्रथम धनात्मक संख्या है। ठीक है, प्रथम विषम संख्या है। इस तरह की आप बातें बता सकते हो, ये भाज्य कुछ नहीं है। क्लियर। अब ये भी आप समझ गए। अब आगे अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमने आगे जो बनाया था उसको बताया 1 से 20 तक कितने जोड़ी द्विक अभाज्य संख्याओं के हैं। ठीक है, तो देखो आप कहोगे भाई 5 और 7 मिल गया। ठीक है, और 3 और 5 भी तो है, 3 2 5, 5 2 7,
और देखो वहां पर मैंने एग्जाम्पल गलत कर दिया, वहां पर मैंने 7 के साथ 9 ले लिया जो कि 9 नहीं है। ठीक है, तो यानी क्या है कि आपको ये बात याद रखना है, द्विक अभाज्य का मतलब है कि दोनों के दोनों अभाज्य होने चाहिए और इन दोनों अभाज्यों का अंतर हमेशा 2 आना चाहिए, तभी अभाज्य होगा। ठीक है, तो वहां पर 9 नहीं 7 होगा, वो मिस्टेक हो गई है। ध्यान रखना, द्विक अभाज्य संख्याओं में दोनों की दोनों अभाज्य होने चाहिए और उन अभाज्यों का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे देखो 11 13 ये मिल गया, ठीक है, 17 19 ये मिल गया। तो अगर आपसे कोई कहे कितने जोड़ी हैं तो आप कहोगे 4 जोड़ी हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, द्विक अभाज्य संख्याएं हैं वहां पर 9 नहीं 7 होना चाहिए। ठीक है, और यानी इसका मतलब एग्जाम्पल हमने उधर गलत कर दिया था। तो द्विक अभाज्य संख्याएं 3 5 के साथ आ गई और 5 7 के साथ आ गई। ठीक है, अब आते हैं कि को प्राइम संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, कौन सी, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य क्या होता है, तो आपने कहा भैया सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, कैसे, को प्राइम नंबर यानी ऐसे दो नंबर जिनका मासा 1 आता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 आए वह सह अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 5 और 9, देखो इनका मासा कितना आएगा, तो आप कहोगे भाई जो कॉमन है तो इनमें कॉमन तो 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये परस्पर सहअभाज्य हैं। जैसे 9 और 16, इसका भी देखो मासा अगर हम लोग निकालें तो मासा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, सहअभाज्य हो गई। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, तो सहअभाज्य ये कहते हैं। अब एक मैंने आपको नहीं लिखा था, उसको मैं बता रहा हूँ, क्या था, पूर्ण संख्या। कौन सा, पूर्ण संख्या। तो अब आपसे कोई पूछे भैया पूर्ण संख्या क्या है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। कैसा, परफेक्ट नंबर। अब आपसे कोई पूछे भैया परफेक्ट नंबर क्या है, तो आपने कहा सुनो देखो, जैसे एग्जांपल थोड़ा समझो, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ कि 6 के सारे सारे गुणनखंड बताओ, तो आप कहोगे चलो देखते। देखो 6 जो है 1 से कट जाएगा, तो कहा कि 1 इसका गुणनखंड है। 6 2 से भी कट जाएगा, तो 2 भी 6 का गुणनखंड है। 6 3 से भी कट जाएगा, ये भी इसका गुणनखंड है। 6 6 से भी कट जाएगा, ये भी गुणनखंड है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर ये पूर्ण संख्या क्या होती है कि अगर सभी गुणनखंडों का योग कर दिया जाए और वह जो योग आए वह मूल संख्या का जस्ट 2 गुना हो, तो दिया गया नंबर परफेक्ट नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। यानी इस नंबर के जितने भी गुणनखंड हैं उन सबको जोड़ लो, तो जितना भी मान आए वो संख्या का 2 गुना हो जाए, तो इसका मतलब दिया गया नंबर पूर्ण संख्या होगी। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल 28 है, अगर मैं 28 के लिखूं तो 1 2, अब यहाँ पर क्या 4 फिर 7 फिर 14 फिर डायरेक्ट 28। अब इसको जोड़ देखो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 बराबर 56। जोड़ के देख लीजिए, देखो यहाँ पर 4 3 7 7 14 14 28 28 56। 56 क्या है, जस्ट 28 का 2 गुना है, इसका मतलब 28 एक पूर्ण संख्या है। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या बन गई। क्लियर, अब आप इस बात को भी समझ गए। अब हम लोग इस पर आगे जो पढ़ेंगे वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा भाई प्राकृतिक बता दिया, संपूर्ण बता दिया। अब आते पूर्णांकों पर, किस पर, पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो आप पहले देखिए कि भाई पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, एक होते हैं शून्य पूर्णांक। कौन सा, शून्य पूर्णांक, या इसे न्यूट्रल भी बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, न्यूट्रल पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी i+, i- और i0 या i0 से दिखा देते हैं। यानी क्या, संख्या रेखा का वह भाग जहां पर संख्या धनात्मक रूप से लिखी जाती हैं वे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इस तरह प्लस का इनफाइनाइट तक पहुंच गए। ठीक है, अब संख्या रेखा का वह हिस्सा जहां पर नेगेटिव में वैल्यू रखी जाए, ऋणात्मक में वैल्यू रखी जाए, वे हमारी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और शून्य पूर्णांक में केवल शून्य आता है, तो पूर्णांक
तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो परफेक्ट कौन सा है इसमें? कहोगे जीरो, क्योंकि जीरो क्या है? जीरो एक निश्चित पूर्णांक है। बाकी धनात्मक पूर्णांकों की कुल संख्या कोई पूछे तो इनफाइनाइट, ऋणात्मक पूर्णांकों की कुल संख्या इनफाइनाइट, लेकिन शून्य पूर्णांक न्यूट्रल पूर्णांकों की संख्या एक, उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। इस बात को याद रखेंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो पूर्णांक भी हो गए। अब अगली बात यहाँ पर समझते हैं कि भैया पूर्णांक के जस्ट बाद आ जाते हैं आपका ये वीडियो, हमने संख्या पद्धति के जितने डिफिनेशन है उनको लेकर आए हैं। अगले क्वेश्चन में देखना, अगले वीडियो में हम लोग एक एक घंटे में, दो दो घंटे में चीजें को बहुत ही विस्तार से पढ़ लेंगे और तब नहीं भूलोगे, इतनी गारंटी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये परिमेय संख्या क्या है? कौन सा? परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या, तो आप कहोगे भाई परिमेय संख्या क्या है? तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर है क्या? तो आप कहोगे कि देखो जिसकी जो परिभाषा सब लोग कहते हैं वही हम भी कहेंगे, कोई नया तो कहेंगे नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि अगर दो को हम जीरो से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तीन को अगर मैं जीरो से भाग करूँ तो कितना आएगा, चार को मैं जीरो से भाग करूँगी तो कितना आएगा। तो आप सब में कहोगे इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट, यानी एक ऐसा मान आ जाएगा जिसको हम एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब परिमेय संख्या बस इतना ही कहता है कि संख्याओं को, इसको संख्याओं को या जिनको है ना P/Q के रूप में लिखें, रूप में लिखें। अच्छा, खास बात ये है कि जो बटे वाला भाग है ना वो जीरो के बराबर ना हो। क्यों ना हो? उसका लॉजिक ये है क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या में भाग दे देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आ जाता है, मान प्राप्त नहीं होता है, हमें वो वैल्यू नहीं पता होती। इसलिए इसमें साफ साफ कह दिया भैया बटे जीरो ना हो, बाकी दुनिया कौनो नंबर हो जाए वो सब का सब परिमेय होगा। यानी ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और जिसका हर जीरो ना हो, क्यों ना हो, लॉजिक है आपका, ठीक है। अब कौन कौन सी हो सकती है? तो आप कहोगे भैया 22/7 एक परिमेय संख्या है, 3.14 परिमेय संख्या है, दशमलव के बाद शांत हो जाने वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। देखो इसीलिए मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं जिससे मैं डायरेक्ट आपको बता सकूं कि कौन कौन संख्या परिमेय बन सकती है। प्लस माइनस ये आराम से हो सकता है, ठीक है। अगर मैं प्लस का 22/7 कर दूं तब भी परिमेय है। अगर मैं ये कहूं कि दशमलव बाद ऐसा नंबर है जिस पर बार लगा है, ये बार बार वही नंबर आ रहा तो भी परिमेय है, क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। रिपीटिंग नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और दीज आर द रेशनल नंबर्स। यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। यानी क्या है, जितने भी रिपीटिंग नंबर होते हैं वे सब के सब टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी उनको हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनको बार के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बटे के रूप में भी बना सकते हैं। और जब बटे के रूप में बना देंगे तो P/Q के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब इसमें एक चीज और है, कौन? करड़ी वाली ऐसी संख्याएं, अब लिखूंगा नहीं डिफिनेशन, आप समझिए। करड़ी के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका मान पूरा पूरा बाहर आ जाए वे सब की सब परिमेय होती हैं। जैसे √4, √9, तो कहोगे भैया क्या क्यूब रूट ऑफ 27 होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका मान 3 निकल आता है ना। इस 4 का 2 मान निकल आता है, 3 देखो 9 का 3 मान निकल आता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 5th रूट ऑफ 32 तो इसका मतलब ये भी तो 2 निकल आता है, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो सिर्फ रूट बता बता के नहीं, जितना भी रूट होगा, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, जितना भी रूट होगा उन सबका मान निकालने पर हमारा एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, वो हमारा परिमेय संख्या होगी। बताइए परिमेय संख्या में कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ कमेंट करके बताइए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो बेटा दो परिमेय पूछे चाहे दो अपरिमेय पूछे चाहे दुनिया की कोई दो संख्या पूछे, उनके बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या ही बताओगे। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर कोई पूछे 0.1 और 0.01 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, तो थप्पड़ मारे इनफाइनाइट होगा। कितना भी कोई पूछे, कितना 0.1, 0.01 के बीच कितनी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट परिमेय संख्या कितनी, इनफाइनाइट। कितना कोई भी नंबर आ जाए 0.3, 0.00003 पर कितनी परिमेय संख्या है, कहते ज्यादा होशियार ना बनो, सब इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, चाहे जितनी नंबर आ जाए, चाहे जो रूट आ जाए, सब इनफाइनाइट ही होंगी। बताइए बात समझ पा रहे हैं?
अब इन सब के अलावा जो कुछ भी बचेगा वो सब का सब अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो अपरिमेय में हम लोग क्या कह देते हैं, तो अब ये मत सोचना कि वहां पर बटे क्यू होता होगा। ठीक है, वहां पर 0 नहीं होता है, वहां की डिफिनेशन अलग है, ये होता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर। कौन सा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर इर्रेशनल नंबर जिनको p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, तो बस इसका यही याद रखना। कौन सा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन? पाई। कौन सा भैया? ये पाई भाई साहब है, यही एक इर्रेशनल नंबर है। तो कह दो क्या यही है? नहीं, ये तो बहुत पूछा जाता है। बाकी करड़ी के अंदर ऐसे मान जिनका पूरा पूरा मान बाहर ना निकले, वे सब के सब अपरिमेय होते हैं। ये सब के सब अपरिमेय है, कंफ्यूजन नॉट। ठीक है, यानी ये सब के सब अपरिमेय होंगे। कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, परिमेय अपरिमेय ये बातें समझ जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक, चलो अब हम लोग बात करें। अच्छा, अगर आपसे पूछे गुरुजी परिमेय तो बता दिए इनफाइनाइट होती है, अपरिमेय कितनी होती है? तो बेटा ये भी जितना है, दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं, एक परिमेय एक अपरिमेय के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं। जिस तरह अनंत परिमेय है उसी तरह अनंत अपरिमेय है, अनंत ही अनंत दोनों में है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितना भी कोई पूछ ले, एक अपरिमेय एक परिमेय के बीच में कितनी परिमेय? अनंत। एक अपरिमेय एक परिमेय के बीच में कितनी परिमेय? अनंत। सब कुछ अनंत होगा। ठीक है, अब संख्या पद्धति में हम लोगों ने मेन देख लिया है। अब समझते हैं कि भैया रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। यानी वास्तविक संख्याएं, कौन सा? वास्तविक संख्याएं, और दूसरा होता है कि ये काल्पनिक संख्या। कौन सा? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो बताइए रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बताइए रियल नंबर आप क्या कहोगे? कहोगे भैया ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वे सब के सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों भी शामिल हैं, यानी परिमेय भी रियल है। ये कंफ्यूजन के लिए जो कंफ्यूजन है वही बता रहा हूँ, परिमेय भी रियल है और अपरिमेय भी रियल है। ठीक है, बस इमेजिनरी में क्या है, रूट के अंदर के ऐसे मान जिसका अंडर रूट माइनस में लिखा हो, वे कभी भी रियल नहीं हो सकते हैं। ये हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अर्थात एक ऐसा नंबर इमेजिन कर रहे हैं जिसका वर्ग कर रहे थे तो 2 आ रहा था। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं भाई 2 का वर्ग कितना है, तो आपने कहा 4। अगर मैं बोलूं 2 का -2 का वर्ग कितना है, तब भी कहोगे 4। तो क्या कभी -4 किसी का वर्गमूल हो सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ही ऑलवेज पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट ही नहीं बनेगा, अर्थात तभी ये काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ पर एक बात आती है कि देखो भाई सिंबल जो है -1 के लिए हम लोग आई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आई। आई फॉर आयोटा। आई फॉर क्या होता है? आयोटा। तो ये काल्पनिक होती हैं। ये दो बातें समझ गए। अब एक और बात समझ लेते हैं, फिर आपको देखते हैं कि आगे क्या बनता है। यहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक जान गए हो तो बताओ योगात्मक प्रतिलोम क्या है? कौन सा? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो कहोगे ऐसे दो नंबर, देखो समझो, ऐसे दो नंबर जिनको अगर हम जोड़ दें तो उनका मान 0 प्राप्त हो जाए, वे एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे मैं कहूं -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर जो चिन्ह लगा है वही बदल देबे और कुछ होना करीबे। ठीक है,
अगर पूछा जाए 6 का योगात्मक प्रतिलोम तो कहते हो 6 लिखा है, माइनस लगा देबे, ठीक है, माइनस का 6, ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो डिफिनेशन क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 0 प्राप्त होता है वो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। तो 6 का योगात्मक प्रतिलोम -6 होगा। एक और बात समझ लेते हैं, क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। ये कौन सी वाला है, इसको भी देख लेते हैं भाई। गुणात्मक प्रतिलोम तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप कहोगे ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें, क्या कहेंगे, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो गुणनफल 1 प्राप्त हो, जैसे a गुणे 1/a अर्थात 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका आपस में गुणा करें तो गुणनफल 1 प्राप्त हो, वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे मैं पूछूं 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपने भैया देखो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा। अगर आपसे कोई पूछे -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहोगे देखो चिन्ह तो बदलना नहीं, क्योंकि आंसर मुझे प्लस में लाना है, ठीक है, प्लस में 1 लाना है। तो आप कहोगे कि इसका हो जाएगा -1/2। कैसे, देखो -2 का जब गुणा करोगे -1/2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, है ना। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। किसी को कोई दिक्कत समस्या, अगर मैं पूछूं भैया 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपने कहा भैया 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा कर दियो 3 हो जाए, ठीक है। 5/7 या 6 का मान लो ना गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या होगा, तो आपने कहा इसका गुणात्मक प्रतिलोम बनेगा 6/5। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग यहाँ पर संख्या पद्धति में कुछ और बातें सीखेंगे, वो हम